नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के किसके साथी एसएससी एमटीएस हवलदार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों की हमारी क्लास संख्या 2 है। आप सभी का स्वागत है। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। आज हम प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस का देखेंगे, जिसमें हवलदार के आपके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। किसके साथी? जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इनको हम देखने वाले हैं। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, यदि अभी तक साथी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एसएससी एमटीएस हवलदार जीएस और जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और हम इनमें से लगभग 10 से 15 क्लासें लेंगे। कितनी साथी? 10 या 15 क्लासें आपकी होंगी, जिससे आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निबट जाएंगे। आपके टॉप 25 क्वेश्चन हैं। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, सफलता एक रात में नहीं मिलती है। सफलता एक रात में नहीं मिलती है, पर उसके पीछे ना जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। साथी, हमको सफलता प्राप्त करनी है। सफलता यदि हमको प्राप्त करनी है तो आपको निरंतर मेहनत करनी है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है साथी कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये किसी ने नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से कि कर्म करिए, आप फल की इच्छा ना करिए, फल तो आपको स्वयं विधाता देगा। ये भगवान होकर के श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो इसलिए हमको सफलता पाने के लिए आपको एक रात या एक दिन नहीं, परंतु उसके पीछे बहुत सारी समय गुजारना पड़ेगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। और एक व्यक्ति ने कहा था कि सफलता एक दिन में नहीं, पर एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, इस बात को सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या कह रहा है साथी? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? यानी कि वह कौन सा शहर है। पहली बात तो शहर है और आपका महानगर भी है। क्या साथी? महानगर भी है। आप बताएंगे वह कौन सा महानगर है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर साथी हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा साथी? मुंबई सर्वाधिक जनसंख्या रखता था 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार साथी? जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी, इसके अनुसार मुंबई में सर्वाधिक जनसंख्या थी। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी दिल्ली, तो बताएंगे ये दूसरे स्थान पर था। दिल्ली आपका सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर था। और आपका चेन्नई साथी चौथे स्थान पर था। चेन्नई आपका चौथे पर और कोलकाता आपका 5वें स्थान पर था। और तीसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या आपकी साथी थी बेंगलोर में। किसमें साथी? बेंगलोर में सर्वाधिक जनसंख्या थी। और आप याद रखेंगे यहीं से कि बेंगलोर को हम टेक्नोलॉजी की राजधानी कहते हैं। किसकी साथी? टेक्नोलॉजी की राजधानी किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी की राजधानी। तो आप याद रखेंगे टेक्नोलॉजी की राजधानी हम बेंगलोर को कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपका चेन्नई है साथी। क्या साथी? आपका चेन्नई में आप एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बीच मतलब समुद्र का किनारा, जहाँ पर लोग आते जाते हैं, मरीना बीच पाया जाता है। कौन सा साथी? मरीना बीच पाया जाता है सबसे बड़ा। चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा मरीना बीच पाया जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपसे पूछा क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस महानगर में थी? तो मुंबई में थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी जो आपका दिल्ली है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। क्या था साथी? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था कहीं पर, तो वो आपका था दिल्ली। इसके अलावा आपसे राज्य पूछ ले। क्या पूछ ले साथी? राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर था? तो याद रखेंगे साथी बिहार में। कहाँ पर साथी? बिहार में राज्य में था। पर यूटी में देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, लगभग 1 किलोमीटर में दिल्ली में 1 किलोमीटर में लगभग आपके 2011 की जनगणना के अनुसार 10,000 लोग रहते थे। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो जाएगा? दिल्ली को हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है सावी क्वासियोरकोर से पीड़ित है। यानी कि यहाँ पर सावी कुछ नहीं है, ये आपके लिए घुमाने के लिए एक वाक्य दिया गया है।
सावी कोई व्यक्ति का नाम है जो क्वासियोरकोर से पीड़ित है, तो आप बताएंगे यह निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। कुल मिलाकर क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो पूछा है क्वासियोरकोर कौन से रोग से होता है, यानी कि क्वासियोरकोर जो आपका रोग है ये किस कारण से होता है। तो आप याद रखेंगे जो आपका क्वासियोरकोर है साथी, ये आपका होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी साथी? प्रोटीन की कमी से। इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखेंगे क्वासियोरकोर। इसके अलावा आप याद रखेंगे प्रोटीन की खोज साथी मुल्डर ने की थी। किसने साथी? आप केवल मुल्डर नाम याद रखेंगे इनका। क्या नाम? मुल्डर। पूरा नाम इनको कहते थे आरजे मुल्डर। इनका आरजे में भी कुछ होगा क्योंकि हम इनको जानते हैं केवल आरजे मुल्डर के नाम से। प्रोटीन की खोज किसने की थी? आरजे मुल्डर ने की थी। आप याद रखेंगे ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जो आपका प्रोटीन होता है साथी ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। किससे? तो याद रखेंगे 20 अमीनो एसिड से। इसमें आप याद रखेंगे जो 20 होते हैं ये भी आपके 10 शरीर के अंदर होते हैं और बाहर के तत्वों से 10 अमीनो एसिड प्राप्त करते हैं हम। 20 अमीनो एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। इसके अलावा 10 हमारे शरीर में अमीनो एसिड होते हैं और 10 हम बाहर के तत्वों से प्राप्त करते हैं। इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, तो साथी आप याद रखेंगे एनीमिया रोग होता है। कौन सा साथी? आप याद रखेंगे जो आपका एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग ये आयरन की कमी से होता है। क्वासियोरकोर पूछे तो प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। यदि पूछे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो साथी आप याद रखेंगे रतौंधी रोग होता है। क्या साथी? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो याद रखेंगे साथी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। क्या साथी? जो आपकी हड्डियाँ हैं ये कमज़ोर होती हैं और इनमें 2 प्रकार के रोग बनते हैं। एक आपका हो जाएगा ऑस्टियोमलेसिस। क्या हो जाएगा साथी? ऑस्टियोमलेसिस। जो आपका ऑस्टियोमलेसिस रोग होता है साथी इसको याद रखेंगे, ये आपका युवाओं में यानी कि बड़े लड़कों में होता है। और इसके अलावा आपका एक होता है साथी रिकेट्स। जो आपका रिकेट्स होता है साथी इसको याद रखेंगे, ये आपका होता है बच्चों में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी ने पूछा है इसको, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इन्हीं में से अगर बायोलॉजी से आपसे क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है। आयरन की कमी से आपका हो जाएगा एनीमिया रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा और कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और आप याद रखेंगे जो हड्डियों के लिए एक और जिम्मेदार है उसका नाम है विटामिन डी। साथी इसी को हम कहते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो होता है इसको हम क्या कहते हैं साथी? इसको याद रखेंगे, इसको कहते हैं कैल्सीफेरोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है क्वासियोरकोर किसकी कमी से होता है, तो ये बताएंगे साथी इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 बीसी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कहाँ का साथी? हमसे पूछा क्या है? कलिंग का युद्ध पूछा है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यदि पूछे कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था, तो आप याद रखेंगे साथी किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। कलिंग का युद्ध पहली बात तो आपका 261 बीसी में हुआ था और यह लड़ा किसने था, तो याद रखेंगे इसको लड़ा था साथी अशोक ने। ये मौर्य साम्राज्य का एक शासक था। इसके अलावा आपसे पूछ ले कलिंग, पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले आगे चलकर, जब कलिंग का युद्ध हो रहा था उस समय कलिंग का राजा कौन था? उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा, किसी ने बताया होगा। यूट्यूब पर तो कोई नहीं बताता है। तो आप याद रखेंगे जो अनंत पद्मनाभन था। क्या नाम है साथी? इसका नाम है अनंत पद्मनाभन। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब कलिंग का युद्ध हो रहा था उस समय कलिंग का राजा कौन था, तो याद रखेंगे अनंत पद्मनाभन। ठीक है साथी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये उस समय कलिंग का कौन था, तो राजा था, जब 261 बीसी में इसका युद्ध हुआ था। आप याद रखेंगे जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, इस तरह की जानकारी मिलती है कि 8 वर्ष बाद इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका कलिंग पर आक्रमण हुआ था वो 261 बीसी में हुआ था। और जो आपका राज्याभिषेक हो जाएगा वो आपका 269 बीसी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये बीसी है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है कि मौर्य वंश के 4 शासक देगा और आपसे क्रम पूछेगा। एक आपको देगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या देगा साथी? चंद्रगुप्त मौर्य देगा पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आपको बिंदुसार देगा। इस तरह से ये क्रम है इनका, बिंदुसार। इसके अलावा आपको देगा साथी अशोक। क्या देगा? अशोक देगा। इसके अलावा अंत में देगा बृहद्रथ। क्या देगा साथी? बृहद्रथ। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये 4 क्रम है। पहले स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना करता है अशोक, दूसरा राजा बनता है बिंदुसार, तीसरा राजा साथी बनता है अशोक
और अंतिम राजा बनता है इसका, अंतिम राजा कौन बनता है, तो याद रखेंगे भद्रथ बनता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। पहला शासक यानी कि स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पूर्ण आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है। देखो इसको यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। क्या पूछा है हमसे, नहीं पूछा है। तो आप याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा भारत का मैप होता है। समुद्री तट के हिसाब से देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप याद रख लेंगे साथी, यदि पूछे यहाँ से गुजरात से लेकर के जो आपका गोवा तक का तट है, इसको कहते हैं साथी कोंकण तट। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका नाम है साथी कोंकण तट। क्या नाम है, कोंकण तट। इसके बाद गोवा से लेकर के कर्नाटक वाला जो तट है इसको कहते हैं न्यू मंगलोर तट। इसको अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम पूछ चुका है। न्यू मंगलोर तट गोवा से लेकर के कर्नाटक तक। कर्नाटक से लेकर के जो केरल वाला क्षेत्र है इसको साथी कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट क्या कहते हैं साथी, मालाबार तट। और इसी नाम से हमारी एक एक्सरसाइज भी होती है जो क्वाड के देशों के मध्य होती है। किन के मध्य, आप याद रखेंगे क्वाड के देशों के मध्य। क्वाड के देशों के मध्य क्या करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। यदि पूछे मालाबार तट कहाँ पर स्थित है तो याद रखेंगे केरल और कर्नाटक के बीच वाला जो तट है उसको कहते हैं मालाबार। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तक आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश तक आप याद रखेंगे। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक इसको कहते हैं साथी कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा साथी आप याद रखेंगे जो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला, माफी चाहेंगे, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं साथी उत्कल तट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं साथी, इसको कहते हैं उत्कल तट। इसके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है इसको साथी कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, उत्तरी सरकार तट इसको कहते हैं जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार याद करेंगे, वेस्ट बंगाल पूछा है आपसे, क्या वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाला देखो वेस्ट बंगाल वाला उत्तरी सरकार, उड़ीसा वाला उत्कल, और यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा आपका। इसके अलावा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा कोरोमंडल। आपका केरल वाला हो जाएगा साथी मालाबार, और यहाँ पर कर्नाटक वाला हो जाएगा न्यू मंगलोर, और महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात इन सभी का हो जाएगा कोंकण तट। इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा पूर्वी नहीं है। ये मालाबार कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बताया था केरल वाले क्षेत्र में। ठीक है, मालाबार केरल वाले यानी कि पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में कौन कौन पड़ते हैं, हमारा कोरोमंडल आता है, उत्कल आता है, तमिलनाडु आता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना की किसके तहत शुरुआत की थी। आप इसको याद रखेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। इसका कारण क्या था साथी, आप याद रखेंगे, इसका था डोनेट ए पेंशन पहल। ये किसकी पहल थी। यदि पूछे ये किसके लिए योजना थी तो याद रखेंगे जो हमारे 60 वर्ष प्लस के व्यक्ति हैं, जो हमारे दादा लोग होते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रति माह आपके लिए 3,000 रुपये की व्यवस्था की थी। किसके लिए, प्रति माह 3,000 रुपये की व्यवस्था की थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखेंगे 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले, ये तो 2022 में डोनेट ए पेंशन पहल है। यदि पूछ ले प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखेंगे इसकी योजना की शुरुआत होती है साथी 1 फरवरी 2019। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 फरवरी 2019 को आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना शुरू होती है। यदि पूछिए इसके अंतर्गत जो डोनेट ए पेंशन पहल थी इसकी शुरुआत कब होती, तो मार्च 2022 में, जो आपकी मार्च 2022 में होती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे डैश भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक हैं, विदेशी यातायात को संभालता है, जैसे कार्गो विमान और यात्री सेवाएं दोनों प्रदान करता है। इनमें से याद आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा है जो विदेशी यात्राएं भी करवाता है। देखो साथी आपसे पूछ ले या तो आपसे पूछे, देखो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या है, इसकी स्थापना करता है टाटा ग्रुप। कौन करता है साथी, टाटा ग्रुप। और ये भारत सरकार को दे देता है, लेकिन भारत सरकार इसको नहीं संभाल पाती है। 2022 में पुनः यह किसके पास आ जाता है, तो टाटा के पास आ जाता है। इसकी स्थापना 1932-33 के आसपास होती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसकी शुरुआत की थी JRD टाटा ने। किसने साथी, JRD टाटा ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इनकी शुरुआत होती है, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे।
इसके अलावा आपसे पूछा है क्योंकि विदेशी यात्राएं कौन करवाता है, तो एयर इंडिया करवाता है। यदि पूछे आपसे ताज एयरलाइंस, तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत भी JRD टाटा ने की थी, परंतु की कब की थी, 1991 में। इसको अच्छे से याद रखेंगे, 1991 में टाटा ग्रुप ने ताज एयर की शुरुआत की थी। ताज एयर एक ऐसी एयर है जो भारत के अंदर एयरलाइंस की सेवा प्रदान करता है। और आपका डव एयर है, ये भी आपका इंडिया का ही है। ये आपका क्या करता है, आप याद रखेंगे, डव एयरलाइंस कोलकाता के अंदर उड़ान भरता है। किसके अंदर, कोलकाता के अंदर। कोलकाता की एक कंपनी है जो डव एयरलाइंस के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पवन हंस। क्या है साथी, पवन हंस। जो पवन हंस है, इसके तहत भारत में क्या उड़ाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर सेवा दी जाती है। क्या साथी, जो आपकी हेलीकॉप्टर सेवा है, क्या साथी, आपकी हेलीकॉप्टर सेवा किसके द्वारा दी जाती है, तो याद रखेंगे पवन हंस के द्वारा। हमसे पूछा क्या है, जो विदेशी यात्राएं भी कराता है और भारत के अंदर भी कराता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। पवन हंस पूछे हेलीकॉप्टर चलाता है। ताज एयरलाइंस आपकी टाटा समूह की है और डव एयरलाइंस आपकी कोलकाता की एक कंपनी है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है, रीता गिद्धा नृत्य कर रही है। क्या कर रही है, रीता गिद्धा नृत्य कर रही है। तो यहाँ पर ये आपको वाक्य बना के दे दिया है। आपसे पूछा क्या है, यह नृत्य किस शैली से संबंधित है। MTS इस तरह के वाक्य के रूप में क्वेश्चन आपको देता है और उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शब्द होता है उसको वो पूछता है। तो आप याद रखेंगे जो गिद्धा नृत्य, क्या साथी, गिद्धा। गिद्धा के अलावा आप याद रखेंगे भांगड़ा। क्या याद रखेंगे, भांगड़ा। ये कहाँ के हैं, तो याद रखेंगे ये पंजाब के हैं साथी। कहाँ के, आप इनको अच्छे से याद रख लेंगे। जो गिद्धा नृत्य है, गिद्धा ये कहाँ का है, पंजाब का है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, भांगड़ा है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। भांगड़ा भी आपका पंजाब का ही है। कौन सा साथी, भांगड़ा। इसके अलावा आपसे पूछे उत्तराखंड का कौन सा है, उत्तराखंड का, तो आप याद रखेंगे साथी उत्तराखंड में एक चंचरी त्यौहार होता है, चंचरी लोक नृत्य होता है। कौन सा, चंचरी लोक नृत्य होता है। इसके अलावा उत्तराखंड में आपका हारुल होता है। कौन सा साथी, हारुल लोक नृत्य होता है। इसके अलावा होता है मंडाल। क्या साथी, मंडाल होता है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी हरियाणा। क्या पूछ ले, हरियाणा में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, तो आप साथी इनको याद रखेंगे। यदि पूछे आपसे छठी, देखो यहाँ मैंने छठ नहीं कहा, यहाँ मैंने कहा है छठी। छठी त्यौहार कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका हरियाणा का। इसके अलावा आपको याद रखना है खोरिया। कौन सा थी, खोरिया त्यौहार, खोरिया लोक नृत्य, ये कहाँ का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हरियाणा का। इसके अलावा आप याद रखेंगे धमाल। ये फिल्म वाला धमाल नहीं है, ये आपका फिल्म वाला धमाल नहीं है। जो धमाल है ये आपका लोक नृत्य है। ये कहाँ का है, इसको याद रखेंगे, हरियाणा का है। इसके अलावा हरियाणा का है झूमर। कौन है साथी, झूमर। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। देखो मैंने घूमर नहीं कहा, मैंने कहा झूमर। झूमर कहाँ का है, इसको भी याद रखेंगे, हरियाणा का है। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान, तो राजस्थान में आपको बताना है, एक तो आपका घूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, घूमर। घूमर के अलावा आपका हो जाएगा बम। ये बम नृत्य है। क्या, कौन सा साथी, बम नृत्य। आप इसको याद रखेंगे, जो बम नृत्य है, बम डांस, ये भी राजस्थान का है। इसके अलावा आपने सुना होगा साथी तेरह ताली। तेरह ताली हो गए। इसके अलावा कठपुतली हो गया आपका, कठपुतली, ये कहाँ का, ये भी आपका राजस्थान का है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कालबेलिया। कौन सा साथी, कालबेलिया। जो लोक नृत्य है ये आपका इंटेंजिबल साइड है, ये आपका यानी कि अमूर्त धरोहर भी है। कालबेलिया, जो आपका कालबेलिया है ये आपका अमूर्त धरोहर भी है। ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, यूएफा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन था। ये आपसे खेल से संबंधित क्वेश्चन आया था, इसका विजेता कौन था, तो आप याद रखेंगे इसका विजेता था आपका इटली। कौन था साथी, इसका विजेता इटली था। इसके अलावा आपसे पूछ लो साथी 2022 वाला कौन जीता है, तो आप याद रखेंगे इसको साथी जीता है इंग्लैंड। कौन जीता है, इंग्लैंड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, भारत की सीमा डैश से म्यांमार से लगती है। जल्दी से बताएंगे, भारत की सीमा पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में कहाँ लगती है, तो आप याद रखेंगे जो म्यांमार है, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार हमारे भारत के पूर्व में आता है। कहाँ पर आता है, भारत के पूर्व में। देखते हैं इसको हम। ये रहा हमारे भारत का प्यारा सा लोक मैप, भारत का प्यारा मैप। यहाँ पर आता है साथी म्यांमार। क्या आता है, म्यांमार। ये इतनी सी सीमा, इतनी सीमा जो है ये आपकी म्यांमार से लगती है। इसके अलावा साथी ये आपका हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा साथी, भूटान हो जाएगा। भूटान के अलावा ये जो सीमा है ये इस तरह से, इतनी सीमा, ये जो सीमा है ये आपकी लगती है किससे, चाइना से। इसको अच्छे से याद रखेंगे, किससे लगती है, चाइना से। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले,
जो आपसे नेपाल की सीमा है, किसकी, नेपाल की सीमा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, नेपाल की सीमा कहाँ से लगती है, ये आपकी लगती है यहाँ से, यहाँ पर है आपका नेपाल, क्या है साथी, यहाँ पर है आपका नेपाल। ये उत्तर में हो जाएगा नेपाल, उत्तर में भूटान हो जाएगा, पूर्व में आपका म्यांमार हो जाएगा, इसके अलावा उत्तर में आपका चाइना हो जाएगा। और यदि पूछे दक्षिण पूर्व में, ये आपका देखो, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा साथी, बांग्लादेश। अगर दक्षिण पूर्व नहीं देगा तो बांग्लादेश के लिए आपका केवल पूर्व देगा, ठीक है। बांग्लादेश एक तरह से भारत के अंदर ही स्थित है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा साथी, पाकिस्तान पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर पश्चिम, कौन लगता है, पाकिस्तान लगता है। और यदि पूछे उत्तर में सीमा थोड़ी सी लगती है अपनी अफगानिस्तान से, किससे साथी, अफगानिस्तान से, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अफगानिस्तान से हमारी सीमा 106 किलोमीटर लगती है, परंतु लगती है ये सीमा जो पीओके से लगती है, जो पाकिस्तान के कब्जे में, भारत का इतना सा हिस्सा, ये भारत का जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये आपका पाकिस्तान के कब्जे में, इसी कब्जे में जो सीमा लगती है, ये आपकी सीमा लगती है किससे, अफगानिस्तान से। यदि आपसे पूछ ले साथी भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखेंगे मैकमोहन रेखा है। कौन साथी, मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी है, तो याद रखेंगे डूरंड रेखा। और भारत अफगानिस्तान, सॉरी आपकी डूरंड नहीं होगी, भारत पाकिस्तान के मध्य होगी आपकी रेड क्लिफ। कौन सी साथी, रेड क्लिफ, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, रेड क्लिफ होगी भारत पाकिस्तान के मध्य। भारत बांग्लादेश के मध्य भी रेड क्लिफ ही होगी। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी हो जाएगी, डूरंड हो जाएगी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारत की सीमा म्यांमार से कहाँ लगती है, तो याद रखेंगे साथी पूर्व में लगती है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों ने किसे स्लमडॉग मिलियनेयर अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ जो आपका मूल गीत था, फंडामेंटल सॉन्ग, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला था, तो याद रखेंगे AR रहमान को। ये एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, AR रहमान, पद्मश्री विजेता भी हैं AR रहमान। इनको क्या मिला था साथी, इनको ऑस्कर मिला था 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले भारत में अब तक कुल कितने ऑस्कर मिले हैं, क्या पूछे साथी, भारत में कुल कितने ऑस्कर मिले हैं, तो आप याद रखेंगे 5 लोगों को मिले। कितने लोगों को, 5 लोगों को। पहला मिला था साथी भानु अथैया को। किसको, भानु जो अथैया थी, इन्हें महात्मा गांधी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर मिला था। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मिलता है आपके सत्यजीत रे को। किसको साथी, जो आपके सत्यजीत रे हैं, सत्यजीत रे को मिलता है। इसके अलावा नंबर 3 पर मिलता है आपका रेसुल पोकुट्टी को। किसको साथी, ये आपके रेसुल, जो आपके रेसुल पोकुट्टी हैं, इनको भी मिलता है। क्या मिलता है, ये स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए इनको भी मिलता है। स्लमडॉग मिलियनेयर ने कुल मिलाकर 3 ऑस्कर जीते थे साथी, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इनका नाम क्या है, रेसुल पोकुट्टी। इसके अलावा चौथे नंबर पर आते हैं आपके AR रहमान के अलावा आते हैं आपके शायर गुलजार। कौन साथी, इनको याद रखेंगे, जो आपके गुलजार हैं। कौन है साथी, गुलजार, इनको भी मिला था। ये 3 लोगों को स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए मिला था 2009 में। कब साथी, 2009 में 3 लोगों को ऑस्कर मिला था। इसके अलावा 1991 में मिला था साथी सत्यजीत रे को, और आपका भानु अथैया को मिला था 1983 में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1983 में भानु अथैया को पहली बार मिलता है, और गुलजार, AR रहमान और रेसुल पोकुट्टी को 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर नामक फिल्म के लिए मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, नमिता कायांत्र सेल के उदाहरण के बारे में बता रही है। देखो ये क्वेश्चन दिया है आपको, नमिता कायांत्र सेल के बारे में बता रही है। आपसे पूछा है कि जो आपकी कायांत्र सेल है, क्या कायांत्र सेल किसका उदाहरण है। देखो साथी, कल ही आपको एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, जो आपकी कायांत्र सेल होती है औषधि सेल का ही एक रूप होती है। किसकी, औषधि का एक रूप होती है, परंतु इसके अंदर क्या आता है, कायांत्र के अंदर आता है संगमरमर। मैंने कल इसको करवाया था, संगमरमर, इसको अच्छे से याद रखेंगे। संगमरमर किसके अंदर क्या आता है, तो याद रखेंगे कायांत्र सेल के अंतर्गत। और कायांत्र सेल जो होती है किसकी, औषधि का ही एक उदाहरण होती है, परंतु संगमरमर जो है इसको आंसर लगाएंगे आप कायांत्र सेल, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे चूना पत्थर, ये आपका औषधि सेल का उदाहरण है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा चौक आपका, ये भी औषधि सेल का उदाहरण है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश से संबंधित नहीं है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से आप बताएंगे कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो तुगलक वंश से संबंधित नहीं है। तो आप याद रखेंगे जो आपका रुकनुद्दीन है, ये रुकनुद्दीन तुगलक नहीं है, इसका नाम रुकनुद्दीन तुगलक नहीं है, इसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम है साथी, फिरोज शाह, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह है,
ये आपका राजा बनता है साथी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। किसके बाद? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। तो साथी ये हो जाएगा आपका गुलाम वंश से। किससे? कौन से वंश से हो जाएगा? गुलाम वंश से संबंधित हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का कौन हो जाएगा? रुकनुद्दीन। ये इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद मात्र 8 माह के लिए शासक बनता है। कितने दिनों के लिए? 8 माह के लिए। इसके बाद फिर बन जाती है आपकी रजिया सुल्तान। जो आपकी रजिया सुल्तान है ये भारत की पहली महिला शासिका है। ये भारत की जो पहली महिला शासिका है ये बाद में बन जाती है क्या? ये आपकी सुल्तान बन जाती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह मात्र 8 माह के लिए गुलाम वंश का शासक बनता है। यदि पूछे साथी आपसे तुगलक वंश, क्या पूछे? देखो यहाँ पर तुगलक वंश पूछा है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि पूछे तुगलक वंश तो आप याद रखेंगे तुगलक वंश की स्थापना करता है आपका कौन करता है? तो आप याद रखेंगे इसकी स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। और इसका सबसे सफल शासक, इसमें 2 शासक हुए, एक सफल हुआ है एक असफल हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, असफल और सफल। यदि पूछे सफल कौन था तो याद रखेंगे इसका नाम था FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सबसे सफल शासक था। और सबसे असफल शासक था MBT। इसको कहते हैं साथी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे असफल शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक इतना पढ़ा लिखा था साथी, इसको ना तो जनता समझ पाई ना तो ये जनता को समझ पाया। जब इसकी मृत्यु हुई थी जनता ने कहा था जनता को एक बादशाह से मुक्ति मिल गई और बादशाह को जनता से मुक्ति मिल गई। इसको अच्छे से याद रखेंगे। सबसे असफल शासक पूछे मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे सफल फिरोज शाह तुगलक। और जो आपका तुगलक वंश की स्थापना है ये गयासुद्दीन तुगलक करता है 1320 में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? जो आप कौन सा त्यौहार है जो आपका राजस्थान में मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे जो आपका बूंदी उत्सव है। कौन सा थी? बूंदी उत्सव। ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर? राजस्थान में। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा कहाँ पर मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे ये साथी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। महाराष्ट्र में हम क्या मनाते हैं? तो याद रखेंगे गुड़ी पाड़वा। इसके अलावा आपसे पूछे माथो नारंग, कौन साथी? माथो नारंग पूछ ले तो आप बताएंगे साथी ये लद्दाख में मनाया जाता है। किसमें? लद्दाख में। और ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। माथो जो नारंग है ये साथी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और लद्दाख में मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी बोनालू, तो आप याद रखेंगे साथी ये तेलंगाना का है। कहाँ का? तेलंगाना का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना का आपका कौन सा हो जाएगा? बोनालू हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे बथुकम्मा। क्या नाम है साथी? तेलंगाना का आप याद रखेंगे बथुकम्मा। ठीक है, इसको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी आपका एक है आपका मेदराम यात्रा। कौन सा थी? मेदराम यात्रा। ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। ये भी कहाँ लगता है? ये भी आपका तेलंगाना में लगता है। यहाँ पर यात्रा पूछा है, ठीक है, ना कि यात्रा। यदि यात्रा शब्द आए जैसे धानु यात्रा ही होता है। जो आपका मेदराम यात्रा, इसको याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा तेलंगाना का। कहाँ का साथी? तेलंगाना का। बथुकम्मा, मेदराम यात्रा और बोनालू ये कहाँ के हो जाएंगे? तेलंगाना के। और माथो नारंग आपका लद्दाख का हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुड़ी पाड़वा आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो बूंदी उत्सव है राजस्थान में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बौद्ध वास्तुकला स्तूप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? आप याद रखेंगे जब बौद्ध स्तूपों में जाते हैं जो आपको रास्ता मिलता है उस रास्ते को हम कहते हैं मेधी। क्या कहते हैं साथी? मेधी कहते हैं। इस रास्ते पर चलने से कहते हैं कि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। जो आपके भगवान बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया। उनके तहत जो उन पर जाने वाले रास्ते हैं उनको क्या कहते हैं साथी? उनको हम कहते हैं मेधी। इनको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेधी किसे कहते हैं? तो बौद्ध रास्तों स्तूपों पर जाने वाले रास्ते। यदि पूछ ले साथी तोरण, तोरण आप याद रखेंगे शिवाजी का एक किला था। क्या था? शिवाजी का एक किला था। किसका? छत्रपति महाराज शिवाजी का क्या था? ये एक किला था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोरण किला से क्वेश्चन आता रहता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है जीवित जीवों के लिए क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। देखो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे जीव रहते हैं एक व्यवहारिक रूप से। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा। इसको अच्छे से याद रखें। यदि आपसे पूछ ले साथी कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आप लोग याद रखेंगे भारत में कुल अब तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। कितने साथी? 18। सॉरी, आपके अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में।
और जो आपके जीवित जीव और उनके पर्यावरण यानी कि जो आपका पर्यावरण है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के लिए रहने के लिए अनुकूल जगह जो होती है, जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछे हाइड्रोस्फीयर रिजर्व, क्या पूछ ले आपसे साथी? आपसे पूछ ले हाइड्रोस्फीयर रिजर्व, क्या पूछ ले? हाइड्रोस्फीयर रिजर्व। तो आप याद रखेंगे जो आपका हाइड्रोस्फीयर रिजर्व होता है ये आपका पानी के अंदर होता है। और सबसे बड़ा हाइड्रोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो आप याद रखेंगे प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत जो महासागर है, प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा हाइड्रोस्फीयर रिजर्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है, वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? भारत में किस प्रकार से चुनाव होते हैं? आप याद रखेंगे भारत में चुनाव होते हैं ईवीएम के द्वारा। किसके द्वारा साथी? ईवीएम के द्वारा। किसके द्वारा? ईवीएम के द्वारा। इसको अच्छे से याद रखें। आपको पता होगा भारत में चुनाव किसके कारण होते हैं? ईवीएम से होते हैं। ठीक है, और जब ईवीएम से चुनाव होते तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पहली बार भारत में चुनाव ईवीएम से कब हुए थे? पहली बार ईवीएम से चुनाव भारत में कब हुए थे? तो आप याद रखेंगे भारत में पहली बार ईवीएम से चुनाव 1999 में हुए थे। कब साथी? 1999 में। लोकसभा के चुनाव में पहली बार हमने ईवीएम का प्रयोग किया था। इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे आपकी जो ईवीएम मशीन है इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो आप याद रखेंगे यूएसए में इस मशीन का आविष्कार हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, यदि पूछ ले साथी आपसे ईमेल, देखो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जिसके तहत हम चुनाव कराते हैं वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इसी को कहते हैं। इसका नाम क्या है? ईवीएम है। यदि पूछे ईमेल तो आप याद रखेंगे इसकी खोज की थी भारत के शिवा नामक व्यक्ति ने। किसने? ए शिवा नामक एक व्यक्ति थे भारत के, उन्होंने ईवीएम की खोज की थी। यदि पूछे ईमेल की खोज की थी। यदि पूछे ईमेल की खोज कब हुई थी तो शिवा नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी 1978 में। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें आपका इनबॉक्स आउटबॉक्स वगैरह इस तरह से जो आपके मैसेज की क्रियाएं होती हैं वो सारी आपकी इसमें दी गई थी। यदि पूछे साथी आपसे ब्लॉकचेन क्या है? तो आप याद रखेंगे ये आपकी क्रिप्टो में यूज की जाती है। किसमें? जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है। कौन सी? क्रिप्टो जो करेंसी होती है इसमें जो हम जिसका यूज करते हैं वो आपकी ब्लॉकचेन होती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? क्या साथी? जो आपका NaCl है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे आपका NaCl का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ये साथी हमारा होता है खाने वाला नमक। क्या होता है? खाने वाला नमक होता है। इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। यदि पूछे लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? इसे कहते हैं LiCl। क्या कहते हैं साथी? LiCl। ये एक पूर्ण रूप से लिथियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। यदि पूछे सीजियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो आप इसको छाप के बताएंगे। इसको याद रखेंगे सीजियम जो फ्लोराइड है, सीजियम फ्लोराइड इसका CSF हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले कैल्शियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखेंगे CaI2। क्या नाम साथी इसका हो जाएगा? CaI2 आपका कैल्शियम आयोडाइड हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? NaCl हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, इसी को हम साथी नमक कहते हैं। और कैल्शियम आयोडाइड क्या होता है? CaI2। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या निर्धारित की गई है? देखो ये आपकी 2022 का जो बजट हुआ था इसके तहत इसको ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि लेकिन आपसे अभी दोबारा ये क्वेश्चन पूछ ले 2023 में जब MTS में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा इसमें आयकर की सीमा की छूट क्या है? तो आप बताएंगे 2023 के लिए तो बताएंगे आप लोग 7 लाख। कितनी साथी? 7,50,000, 7.50 लाख। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 7,50,000 2023 के बजट में की गई घोषणा, लेकिन 2022 के बजट में घोषणा इसकी की गई थी 2.5 लाख तक। कितने साथी? 2.5 लाख तक। इसको अच्छे से याद रखेंगे। सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण, कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? क्या पूछा है? देखो कुल मिलाकर आपसे पूछा है कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समान समानता, यानी कि विधि के समक्ष समता। कुल मिलाकर इसका सीधा सा अर्थ है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आप याद रखेंगे इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 में। किसमें साथी? अनुच्छेद 14 में हमको क्या मिलता है? विधि के समक्ष समता मिलती है। यदि पूछे अनुच्छेद 60 में क्या है तो आप बताएंगे इसमें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की क्या है साथी? आप याद रखेंगे इसमें राष्ट्रपति की आपकी शपथ होती है। राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। यदि पूछे अनुच्छेद 42 में क्या है तो आप याद रखेंगे साथी इसमें प्रसूति सहायता है।
जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं इनके लिए 102 मुफ्त में जो डायल नंबर दिया गया है, ये प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 के तहत दी जाती है आपको। इसके अलावा आपसे अनुच्छेद 30 पूछ ले तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 30 में आपके लिए शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था की गई है। जो आपके शैक्षणिक संस्थान है इसमें SC ST के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 30 के तहत जो आपका SC ST है इसके लिए आप अलग से क्या मिलेगा, आपको शैक्षणिक संस्थान मिलेगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैसे इसी के तहत हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है जो हम जाते हैं कहाँ पर, दरगाह में, उसको क्या कहते हैं सती, जहाँ पर मुसलमान बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं वहाँ पर, और आपका इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, इसी के तहत मिलता है वो अनुच्छेद 30 के तहत। शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था अनुच्छेद 30 के तहत SC ST वर्ग के लोगों के लिए की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे कह रहा है कि फिडे 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा। क्या पूछा है, भारत के किस शहर में 44वां शतरंज ओलंपियाड होगा। तो आप याद रखेंगे क्वेश्चन हो गया पुराना, लेकिन इससे संबंधित जो करंट है उसको हम देखेंगे। इसका आयोजन हुआ था साथी चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में। और इसको यदि पूछ ले साथी जीता कौन है, तो आप याद रखेंगे इसको ओपन कैटेगरी में। किसमें साथी, ओपन कैटेगरी में इसको जीता है उज्बेकिस्तान। कौन जीता है साथी, उज्बेकिस्तान इसको जीता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान ओपन कैटेगरी में इसको कौन जीता है, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसका मस्कट क्या था, यानी कि शुभंकर। क्या साथी, इसका शुभंकर क्या था। यदि पूछे आपसे शुभंकर क्या था तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसका शुभंकर था थम्बी। और थम्बी का अर्थ क्या होता है साथी, आप याद रखेंगे इसका अर्थ होता है छोटा भाई। क्या होता है साथी, छोटा भाई। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। थम्बी इसका शुभंकर था, इसका अर्थ होता है छोटा भाई। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये आयोजन इसका हुआ था चेन्नई में। ये पहले होना था साथी रूस की राजधानी मॉस्को में, परंतु रूस ने यूक्रेन पर कब्जा जमा लिया हमला करके, तो वहाँ पर कैंसिल करके इसका आयोजन हुआ था भारत के चेन्नई में। इसको जीता था उज्बेकिस्तान ओपन कैटेगरी में। शुभंकर इसका थम्बी था और जिसका अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे साथी, पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया। कौन सा लोक नृत्य है, तो आप याद रखेंगे ये गुसाड़ी। यदि पूछे ये लोक नृत्य किस राज्य में होता है, तो साथी आप याद रखेंगे ये होता है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर, जो आपका तेलंगाना राज्य है, यहाँ के आदिवासी लोग जो करते हैं ये आपका गुसाड़ी लोक नृत्य करते हैं। इसके अलावा पूछ लिया जाए आपसे श्रीमंत शंकरदेव, तो आप याद रखेंगे इनका संबंध है साथी सत्रिया लोक नृत्य से। किससे साथी, जो आपका सत्रिया लोक नृत्य होता है ये होता है आपका आसाम में। कहाँ पर साथी, आसाम में होता है। ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य भी है। इसका संबंध किससे हो जाएगा, शंकरदेव से। यदि पूछे पंडित बिरजू महाराज, तो आप याद रखेंगे साथी ये कथक के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। किसके प्रसिद्ध कलाकार थे, कथक के। इनका हाल ही में देहांत हो चुका है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी राम सहाय पांडे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आप बताएंगे जल्दी से राम सहाय पांडे जो है ये किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे ये आपके लोक नृत्य जो है इनका राई है। कौन सा साथी, राई लोक नृत्य है। ये आपका मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर साथी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। गुसाड़ी हो जाएगा आपका तेलंगाना में, श्रीमंत शंकरदेव सत्रिया से संबंधित हो जाएंगे। असम में हो जाएगा जो आपका कथक हो जाएगा। क्या साथी, कथक से बिरजू महाराज हो जाएंगे। ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर, कथक का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने में। और राई आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा, जिससे संबंधित हो जाएंगे आपके राम सहाय पांडे। और गुसाड़ी से संबंधित कौन हो जाएंगे, तो आप याद रखेंगे गुसाड़ी से संबंधित हो जाएंगे कनक राजू। ये एक आदिवासी लोक नृत्य है। कौन सा, इसको अच्छे से याद रखेंगे, आदिवासी लोक नृत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की भारत की पहली महिला कुलपति बनाई गई है। जल्दी से आप बताएंगे भारत की JNU की पहली महिला कुलपति कौन है। तो आप याद रखेंगे इनका नाम है साथी शांति श्री धूलीपड़ी। शांति श्री धूलीपड़ी जी को क्या बनाया गया है, JNU का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले स्मृति ईरानी, तो आप याद रखेंगे ये मानव संसाधन विकास मंत्री है। कौन साथी, जो आपकी मानव संसाधन जो विकास मंत्री है ये कौन है, स्मृति ईरानी। इसी के साथ साथ ये अल्पसंख्यक मंत्री भी है। कौन साथी, आप याद रखेंगे अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं ये स्मृति ईरानी है। ठीक है, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। सुप्रिया सुले और माधुरी दीक्षित आपकी एक्टर हैं और सुप्रिया सुले भी आपकी एक कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आप बताएंगे जो ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा किसने दिया था। यहाँ पर फिर से आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा में कुछ शब्द दिए गए हैं
उन्होंने पूछा यह नारा किसका था, तो आप याद रखेंगे ये साथी आपका नारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। किसका साथी? आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी का नारा कौन सा हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले महात्मा गांधी, तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी जी कौन थे? इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी थी, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इनको कहते थे अहिंसावादी नेता। महात्मा गांधी जो थे ये अहिंसावादी नेता थे, अहिंसा को अपना ताकत बनाते थे। और जो लोकमान्य तिलक थे ये हिंसा करके ये कहते थे अंग्रेज ऐसे नहीं भागेंगे जब तक हम लाठी नहीं उठाएंगे। और गांधी जी कहते थे जब तक हम शांति से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हम अंग्रेज नहीं भागेंगे। तो इन दोनों के विचार अलग थे, इसीलिए लोकमान्य तिलक को कहते हैं गरम दल का नेता और गांधी जी को कहते हैं नरम दल का नेता। क्या कहते हैं? नरम दल का नेता। और जब गरम दल नरम दल आया है तो इससे संबंधित क्वेश्चन याद रखेंगे। 1907 में इनका विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। किसमें? सूरत अधिवेशन में। और जब इनका दिल दोबारा से मिला, यानी कि दोबारा से जब ये दोनों एक हुए, इनमें जब दोनों से दोबारा से प्यार आया तो उस समय आया था 1916 में। कब साथी? 1916 में। यानी कहने का मतलब है 1916 में ये दोनों दोबारा से एक हो गए। विभाजन हो गया था 1907 में और 1916 में दोबारा से एक हो गए। और 1916 में एक हुए थे कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? याद रखेंगे साथी, लखनऊ में। और उस समय लखनऊ के अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो याद रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जहां पर गरम दल और नरम दल एक होते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे भगत सिंह तो सभी जानते हैं ये क्रांतिकारी थे जिन्हें लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई थी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? क्या? कौन सा उपन्यास साथी? गोरा उपन्यास। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे गोरा उपन्यास किसने लिखा है, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछ ले क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है? गोरा उपन्यास लिखा है। कौन सा उपन्यास साथी? गोरा उपन्यास किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी से आप याद रखेंगे हिंद स्वराज। अभी मैंने बताया था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके अलावा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? ये भी महात्मा गांधी की है। इसके अलावा आप याद रखेंगे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सा थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो आप याद रखेंगे ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की। इसके अलावा भगत सिंह की एक पुस्तक आप याद रखेंगे, ये पुस्तक हो जाएगी आपकी साथी जेल डायरी। कौन सा थी? जो आपकी जेल डायरी पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये भगत सिंह ने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है आई एम अथीस्ट। कौन सी पुस्तक? आई एम अथीस्ट, यानी कि मैं नास्तिक हूँ। ये किसकी पुस्तक है? ये भगत सिंह की पुस्तक है। और जेल डायरी ये भगत सिंह की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाएगी आपकी गोरा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी के लिए नोबेल मिला था, वो कौन सी पुस्तक थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद बताएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथी आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों में अपनी क्लास को शेयर करें। देखते रहिए GSF बाई DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रतिदिन 8:30 बजे शाम को, प्रतिदिन 8 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें। प्रतिदिन 8 बजे। ख्याल रखना अपना। तब तक के लिए जय हिंद।